हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑन वेव्स और इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑन स्ट्रिंग्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग। आई मीन टू से दिस कि इस टॉपिक का पूरा नाम आप कह सकते हो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ऑब्वियसली वेव्स पढ़ रहे हैं तो सुपरपोजिशन वेव्स की बात करेंगे, लेकिन स्ट्रिंग वेव्स की हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। तो जब हम सुपरपोजिशन ऑन स्ट्रिंग्स की बात करेंगे तो हम एक एग्जाम्पल के से उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। सुपरपोजिशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड किया था, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ एसएचएम वेव को डिस्कस किया था। यहाँ पे ये थोड़ी डिफरेंट काइंड की वेव है। देखो ये वाली वेव आप देख सकते हो, यहाँ से ये वाली वेव आ रही है, फर्स्ट वेव ये वाली कितनी 2 मीटर पर सेकेंड से ये आ रही है। दूसरी ट्राइंगुलर शेप की वेव आ रही है कितनी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, दोनों आ रही हैं। और हमें पूछा गया है रिजल्टेंट वेव बनाओ, शेप ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म कैसी होगी आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। आफ्टर 1.5 सेकेंड्स इसकी शेप कैसी होगी, उसको हमने अब सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ये न्यूमेरिकल करते हैं और इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं। उससे फिर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आप कभी भी आराम से कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं इसको। एक चीज और देखो यहां कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड चलने वाली बॉडी कितना चलेगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर चलेगी तो 3 सेंटीमीटर कैसे मतलब आपने क्या देखना है कि आपका जो ये वाला एंड है इस तरफ वाला, ये 3 सेंटीमीटर चलेगा, यानी कि ये कहां पहुंच जाएगा? इधर। ठीक है, आपका जो ये वाला एंड है ये भी 3 सेंटीमीटर चलेगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा? इधर। ठीक है, तो आपकी ये जो वेव फॉर्म है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलर इज द केस विद द सेकेंड वेव फॉर्म। ये दोनों मिलेंगी कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां मिलेंगी वहां पे रिजल्टेंट कैसा बनेगा इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए कैसे। ठीक है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड देखना कैसे करेंगे हम। देखो ये मैंने दिखा दिया कि ये वाली वेवफॉर्म जो है वो 1.5 सेकेंड्स के बाद ये पोजीशन ले लेगी। ठीक है, ये वाली पोजीशन ले लेगी। अब जो ये ट्रायंगुलर शेप की वेवफॉर्म है ये कितनी पोजीशन लेगी, इसको भी बनाता हूं और अच्छे से देखो। ठीक है, उसका भी ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड जो है ये 3 सेंटीमीटर चलेगा, यानी कि यहां पहुंच जाएगा। 3 सेंटीमीटर की बात करें तो ठीक है, यहां पे पहुंच जाएगा। और जो आपका ये वाला एंड है वो कितना चलेगा? वो 3 सेंटीमीटर चलेगा, तो वो यहां पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसको देखना जरा हम किस तरह से करेंगे। ये बन जाएगा इस तरह का, देखना 1.5 सेकेंड्स के बाद दोनों वेव फॉर्म्स की ये पोजीशन होगी। बिल्कुल आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैंने कलर्स भी इसीलिए डिफरेंट कर दिए। आपकी जो स्क्वायर शेप की वेव फॉर्म है वो आगे बढ़ गई। 1.5 सेकेंड्स के बाद कहां पहुंचेगी? दिस इज नॉट अ बिग डील। इसमें कहीं पे भी आपको वेव्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं लग रहा है। सिंपल आगे बढ़ रही है वो वेव और हमने बना दी दोनों वेव फॉर्म्स। और दोनों वेव फॉर्म्स बनाने के बाद हमें एक चीज क्लैरिटी हो रही है कि इंटरफेरेंस रीजन जो है ना दोनों का, ऐसे तो दोनों, ये देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां कि इतना पोर्शन जो है हमें सिर्फ उसी को स्टडी करना पड़ेगा, इतने पोर्शन को जो इसका आपस में मिक्स हुआ। जो मिक्स नहीं हुआ उसको क्या देखना, उसको तो वो तो आंसर उतना ही आएगा। तो इतना पोर्शन को जरा देखना पड़ेगा और इसको देखेंगे हम कैसे। ये जो पोर्शन इसके बीच में बना है जहां पे ट्राइंगल और दोनों आपस में मिक्स हुए, अब उसको कैसे देखना है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको मैं वेव फॉर्म 1 बोलूंगा, इसको मैं 2 बोलूंगा आपको समझाने के लिए। वेव फॉर्म 1 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वेव फॉर्म 1 की 4। देखो 4 है, 2 ये ऊपर कितना है? 2 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी कि वेव फॉर्म 1 कौन सी? स्क्वायर वाली, उसकी वैल्यू देखो कितनी है? 2। इसकी खुद की वैल्यू कितनी है? ट्राइंगल वाले की वेव फॉर्म की वैल्यू कितनी है? 0। इसलिए 2 + 0 यही है सुपरपोजिशन। ऐड करो जस्ट यहां पे। इससे पहले सिर्फ इसी पोर्शन में इसको इतने से पोर्शन को आप कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज द इंटरफेरेंस जोन, दिस इज ओनली इंटरफेरेंस जोन। आप समझना प्लीज इस चीज को। दिस इज इंटरफेरेंस जोन। और इस इंटरफेरेंस जोन को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दोनों वेवफॉर्म्स, वेवफॉर्म 1 की कितनी वैल्यू है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और वेवफॉर्म 2 कितनी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगी? 0 सेंटीमीटर। यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला पॉइंट हमें समझ आ गई। फाइन, हम आगे बढ़े। हमने पर्टिकुलरली बात की इस वाले पॉइंट की। इस वाले पॉइंट पे वेवफॉर्म 1 की कितनी डिस्प्लेसमेंट है? 2। और वेवफॉर्म 2 की कितनी डिस्प्लेसमेंट है? 2। नेट रिजल्ट कितना आया? 4। ये इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि ये रिजल्टेंट जो आपका पॉइंट ए का बना, पॉइंट P1 का बना, पॉइंट P1 को स्टडी कर रहा हूं, पॉइंट P1 का रिजल्टेंट कितना बना?
2 + 0 2, और पॉइंट P2 का कितना रिजल्टेंट बना, पॉइंट P2 कितना डिस्प्लेस होगा, 2 + 2 4, ठीक है। तो इसलिए वो 2 + 2 4 के कारण उसको, उसका जो रिजल्ट है उसको हम ऊपर बनाएंगे, किसी और कलर में बनाते हैं। तो ये आ गया आपका इसका, और ये आ गया आपका इतना, फाइन। ये बन गई आपकी कहानी, ठीक है। इसको अब हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। आप एक चीज ध्यान से देखना, आप बीच का कोई भी पॉइंट भी ले सकते हो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अगर कोई आप एक बिल्कुल इसका सेंटर वाला पॉइंट लो, यहां पे आपके, ध्यान से देना, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, यहां पे इस पॉइंट P3 को भी स्टडी करते हैं जरा, इस पॉइंट P3 को। ये बेसिकली पॉइंट ये है, ये P1, ये पॉइंट P2 और ये पॉइंट P3, ये कितनी कितनी ऊपर जाएंगे ये हम स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट P1 कहां जाएगा, इस पॉइंट पे ही रहेगा, क्योंकि वहां पे दोनों वेव्स के कारण डिस्प्लेसमेंट को जब हमने ऐड किया तो वी गॉट द रिजल्ट 2 सेंटीमीटर। जब हमने P2 को ऐड किया तो रिजल्टेंट आया 4 सेंटीमीटर। इसलिए वो पॉइंट P2 जो है, एक्चुअली पॉइंट यहां नहीं लिखो आप, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखो, पॉइंट P1 आप इधर लिखो, आपको अच्छे से बताता हूं मैं, ठीक है। पॉइंट P1 ये हो गया, पॉइंट P1 इसको बोलेंगे, पॉइंट P2 इसको बोलेंगे। P1 कितना डिस्प्लेस करेगा, 2 + 0 2, P2 कितना डिस्प्लेस करेगा, 2 + 2 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और P3 भी लेते हैं, P3 को भी जरा देखते हैं, P3 बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। P3 कितना डिस्प्लेस करेगा, ज्योमेट्री सिंपल यूज करके आपको पता चल जाएगा, ये 0 पे है, ये 2 पे, तो ये 1 पे होगा। तो वेवफॉर्म 2 के कारण, वेवफॉर्म 2 के कारण P3 कितना डिस्प्लेस करेगा, P3 कितना डिस्प्लेस करेगा, P3 डिस्प्लेस करेगा 1 सेंटीमीटर। और जो आपका वेवफॉर्म 2 के कारण और वेवफॉर्म 1 के कारण कितना डिस्प्लेस करेगा, 2 सेंटीमीटर। नेट रिजल्ट कितना आया, 3 सेंटीमीटर। इसलिए P3 पॉइंट इधर तक जाएगा। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये सब पॉइंट्स जो हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस हैं ये सब, और ये वाइब्रेशंस जब हमने कैलकुलेट की और अल्टीमेटली नेट वेव फॉर्म की शेप में बनाने जा रहा हूं, रेड कलर में ही बना रहा हूं। आप प्लीज उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जो मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूं। ये देखो, नेट रिजल्ट जो आया वो रेड कलर में मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। इतना पोर्शन जो मैंने अभी मार्क किया रेड पोर्शन का, ये इसको तो हमने स्टडी नहीं किया, क्योंकि ये तो इंटरफेरेंस जोन में ही नहीं था, दोनों वेव फॉर्म मिक्स ही नहीं करी, तो यहां पे तो उतना ही आएगा जितना इसमें तो वेव फॉर्म 2 है ही नहीं जब, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे ये वेव फॉर्म की शेप बनेगी आपकी। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। ये आ गया इसका, ये वेव फॉर्म की शेप बनेगी, नेट रिजल्ट इसका। जो नेट रिजल्ट बना वो रेड कलर में आपको दिख रहा है। किस तरह से हमने बनाया, थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगा हो, लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर है नहीं। एक एक बात को जरा ध्यान से सुनना है आपने। वेव्स की अंडरस्टैंडिंग पहले आपको होनी चाहिए कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑसिलेट करते हैं, आपके डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वाइब्रेट करते हैं। अभी यहाँ पे ऑसिलेशन हम पर्टिकुलरली वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एसएचएम नहीं हो रहा है, ये एसएचएम वेवफॉर्म नहीं है, ये अदर देन एसएचएम वेवफॉर्म है, ठीक है। कोई भी रैंडम शेप्स दी हुई हैं आपको एग्जामिनर ने, और आपको बताना था कि नेट रिजल्ट क्या, रिजल्टेंट वेवफॉर्म क्या बनेगी इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो सिर्फ इंटरफेरेंस जोन को आपने देखना होता है, वो हमने बिल्कुल इंटरफेरेंस जोन चेंजेस आएंगी, लेकिन मतलब इंटरफेरेंस जोन में कौन कौन था, इंटरफेरेंस जोन में आपकी ये दो वेव फॉर्म्स थी, एक आपकी ये, इसको और इसको एक्चुअली आपने ऐड किया है, इसको और इसको आपने ऐड किया है, और रिजल्ट आपको इस तरह का मिला है, ठीक है। तो ये इसमें आप अच्छे से इसको देखो, डिफिकल्टीज होंगी तो हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन में बोलूं कि 1.5 सेकंड की जगह आपको एग्जाम में आया होता 2 सेकंड्स, 1.5 सेकंड्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2 सेकंड, मैं 2 सेकंड्स वाला भी इसी के साथ लिख देता हूं। 1.5 सेकंड वाला कर दिया, अब मैं 2 सेकंड्स का भी करता हूं, आपको थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 2 सेकंड्स के लिए भी करते हैं, ठीक है। 2 सेकंड्स के लिए देखो कैसे करेंगे हम अब, ठीक है। अब देखना जरा, अपनी इसी वेव फॉर्म को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, ये क्यों नहीं आई, एक मिनट। अब अगर मैं 2 सेकंड्स की बात करूं तो 2 सेकंड्स के बाद वेव फॉर्म कहां कहां पहुंचेगी, 2 सेकंड्स में तो 2 सेंटीमीटर चलेगा हर एक पॉइंट,
ठीक है, 2 सेंटीमीटर चल जाएगा। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, आपकी जो ये वाली वेव फॉर्म है, इसका जो ये वाला पॉइंट है, एक मिनट, आपकी जो ये वाली वेव फॉर्म, ये फर्स्ट वेव फॉर्म, इसका ये वाला पॉइंट कितनी दूर पहुंच जाएगा, 4 सेंटीमीटर आगे चल के यहां पहुंच जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट आपका यहां पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली आप समझना, और कैसा रिजल्टेंट इसका बनेगा उसको मैं बना रहा हूं यहां पे डिफरेंट कलर्स के साथ, जैसे पहले बनाया था। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल है ये, 2 सेंटीमीटर वाला ज्यादा सिंपल हो गया। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर वाला सिंपल हो गया, देखो कैसे। ये बन गया। ये बन गई आपकी फर्स्ट वेव फॉर्म। ठीक है, और सेकेंड वेव फॉर्म पूरी यहां से यहां आ जाएगी, उसको समझेंगे कैसी बनेगी सेकेंड वेव फॉर्म, उसको भी बनाता हूं, और फिर हम देखते हैं इसका इंटरफेरेंस जोन क्या बना, और उसको हम किस तरह से बनाएंगे उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज मोर सिंपल, दिस इज मोर सिंपल। आपका ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। बस आपने यही करना है इसमें, और कुछ नहीं है। डिफिकल्टी लेवल और क्या रेज करेगा इसके अंदर आपको। आप सुपरपोजिशन जस्ट सीख रहे हो कि सुपरपोजिशन होती क्या है। मैं आपको दोबारा, मैंने चाहा कि चलो पहले अगर कंफ्यूजन कुछ रह गई है तो इसको हम दोबारा 2 सेकेंड्स के लिए भी करके देख लेते हैं, तो उसके साथ कैसे आएगा, कैसे देखना है। अभी इस चीज को कैसे देखना है इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये अभी आंसर नहीं आया, अभी हम आंसर रेड कलर में बनाते हैं, आपको पता है ना। तो देखो किस तरह से बनाएंगे हम। देखो, हम इंटरफेरेंस जोन इस बार कौन सा बना, ये आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। मैं इंटरफेरेंस जोन आपको दिखा देता हूं फिर से। इंटरफेरेंस जोन आपका इतना बना है, जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। अगर इंटरफेरेंस जोन के बाहर की जो गेम होती है उसको 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 देखने की जरूरत भी नहीं है, उसको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सिर्फ इतना पोर्शन है जिसको हमें देखना है, उसके कुछ पॉइंट्स लेके, कुछ रैंडम पॉइंट्स लेके, उसके अकॉर्डिंग हमने नेट वेव फॉर्म बना देनी है। देखना कैसे। सबसे पहला पॉइंट कंसिडर करते हैं P1, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है जिसके ऊपर ये वेव फॉर्म बनी है। P1 कंसिडर करेंगे, फिर ये पॉइंट P2 कंसिडर करेंगे, और फिर ये पॉइंट P3 कंसिडर करेंगे। और जरा आप अच्छे से मेरी बात को सुनोगे। P1, P2 एंड P3। आप मुझे बताओगे P1 की जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू वेव फॉर्म 1 विल बी 2 सेंटीमीटर, एंड बिकॉज ऑफ वेव फॉर्म 2 इट विल बी 0 सेंटीमीटर। देख लो, ये वाली वेव फॉर्म जब इधर पहुंचेगी कितनी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही है, यहां 0। और जो दूसरी फर्स्ट वेव फॉर्म है वो कितना क्रिएट कर रही है, 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए नेट रिजल्ट क्या आएगा, ये बना दिया। नेट रिजल्ट ये आएगा। इंटरेस्टिंग है आपका पॉइंट P2, ध्यान देना प्लीज। P2 पॉइंट पे वेवफॉर्म 1 के कारण टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, 2 सेंटीमीटर। वेवफॉर्म वेवफॉर्म 1 के कारण कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 2 सेंटीमीटर। वेवफॉर्म 2 के कारण भी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 2 सेंटीमीटर। सो नेट रिजल्ट विल बी 4 सेंटीमीटर। इसलिए पॉइंट P2 जो है वो इतना, P1 जो है वो इतना ऊपर जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी इतनी होगी। P2 पॉइंट की नेट डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी, और P3 पॉइंट की नेट डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी। आप इस बात को जरा अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या मैं बात कर रहा हूं, इसको समझना। P3 पॉइंट की नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली मैंने, आप ध्यान दोगे। P1 के कारण, वेवफॉर्म 1 के कारण P3 पॉइंट कितना डिस्प्लेस कर रहा है, P3 पॉइंट कितना डिस्प्लेस कर रहा है, इतना। और P3 पॉइंट ड्यू टू वेवफॉर्म 2 कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 0। तो 2 + 0 इज 2 अगेन। इसलिए नेट रिजल्ट जो आपका आया, देखो P1, P2 और P3। P1 इधर है इसलिए इतना, P2 यहां पहुंच जाएगा, ये जो मैंने रेड में बनाया, दिस इज द नेट वेव फॉर्म। ही आपने इसमें सीखने वाली बातें हैं जो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। जो रेड कलर में मैं आंसर दे रहा हूं, दिस इज द शेप ऑफ द वेव फॉर्म आफ्टर 2 सेकेंड्स। आफ्टर 2 सेकेंड्स यहां पे हम अच्छे से लिख देते हैं फिर से। इंटरफेरेंस जोन, ये आपको PDF पहुंच जाएगी आपके पास। ठीक,
तो ये बन गया आपका इंटरफेरेंस जोन। ये हमने कैसे वेव फॉर्म्स को ऐड करना है एक स्ट्रिंग वेव फॉर्म को, वो हमने सीख लिया। और बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ दोनों वेव फॉर्म्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट्स थी उनको ऐड किया है, जस्ट एल्जेब्रिकली, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल वगैरह का टेंशन नहीं है, हमें मेरे को वेक्टोरियली ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कहीं एंगल वगैरह होता तो हम उसको ज़रूर वेक्टोरियली ऐड करते, बट ऐसा आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट जितना हमने पढ़ना है इस क्लास के अंदर उसमें बिल्कुल भी वैसा क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है। आप सिर्फ ये वाले तैयार करोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं फॉर स्ट्रिंग वेव्स। तो ये उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टडी करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग वेव्स। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेंसर टू रेयरर मीडियम की हम बात करेंगे। ये एक आपका मोटा स्ट्रिंग है, ये एक पतला स्ट्रिंग है। हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो मास पर यूनिट लेंथ μ1 इज ग्रेटर देन μ2। डेंसर टू रेयरर मीडियम का ये मीनिंग हो गया। यहाँ पे हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की, वेव फॉर्म क्रिएट की, आपको दिखाई दे रही है। अब ये वेव फॉर्म आगे की तरफ ट्रेवल करेगी और होगा क्या, दो चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। वेन एवर इट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक, नंबर वन, कि यहां पे आपको ये वेव ट्रांसमिट करके आपके रेयरर मीडियम में जाएगी, और एक रे यहां से, एक वेव आपकी यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद, देखना ध्यान से, रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ केसेस में, उनको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, कुछ केसेस में वेव फॉर्म जो है वो सीधी वापस आती है ऊपर से ही ऐसे, और कई बार उसमें फेज शिफ्ट होता है पाई का, यानी कि उल्टी वेव फॉर्म वापस आती है। आप ऐसा समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो ये है कि हम ये पता कैसे लगाएंगे, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं हम। क्या μ2 इज लेस देन μ1, ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये इसमें एक हमने देखनी है कि मैंने क्या बताया कि दो तरह की वेव फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब कि जब ये वेव फॉर्म्स इस तरह से ऐसे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हैं तो तीन तरह की वेव्स यहां फॉर्म हो रही हैं। एक वो जो इंसिडेंट वेव फॉर्म है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके साथ, वाई आई के साथ। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, वाई आई के साथ। ये आपकी फर्स्ट वेव फॉर्म है वाई आई। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी वेव फॉर्म जो आपकी होगी, वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बड़ी बार वेव फॉर्म्स को, इसलिए मैंने वाई आई लिखा। फिर एक होगी वाई आर, जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी इधर से ही, इधर से रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, और तीसरी आपकी वेव फॉर्म होगी ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म, जो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, उसको हम अच्छे से बनाएंगे। देखो किस तरह से, ये मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म्स बना दी। एक वाई आई लिख दिया मैंने यहाँ, देखो ये थी आपकी इंसिडेंट वेव फॉर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे दो वेव फॉर्म्स और नज़र आ रही हैं हमें। आई विल कॉल इट ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म, वाई आर। मतलब इस तरह का हमें देखने को मिला। इसके रिलेशंस हैं जो डिराइव भी कर सकते थे हम, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो समझने वाली बात है वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें आप एम्पलीट्यूड्स किस तरह से इन तीनों के आपस में रिलेटेड हैं, इसको हम फाइंड करने वाले हैं, और वो मैं आपसे शेयर अभी बताऊंगा आपको क्या इसके फॉर्मूला बनते हैं। उसको नोट करो अपने पास। वो दोनों मीडियम्स के लिए वो वैलिड हैं, डेंसर टू रेयरर मीडियम के लिए भी और रेयरर टू, मतलब दोनों केसेस के लिए, आई मीन टू से डेंसर टू रेयरर मीडियम के लिए भी और रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए भी। तो अब आप देखो कि किस तरह से इनके एम्पलीट्यूड्स मतलब क्या, किस तरह से रिलेटेड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ ए आर मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ। जब आपको एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी इक्वेशन लिखने में भी। तो ए आर इज द एम्पलीट्यूड विच विल बी इक्वल टू, अब पहले एक बात हमने डिस्कस नहीं की, सॉरी, मैं आपसे बात कर लेता हूं कि जब भी इस तरह की वेव फॉर्म्स आपकी, मतलब आपने यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की, आपने यहाँ पे एक वेव फॉर्म क्रिएट की, कहाँ पे, इस एंड पे, जो जिसको हमने वाई आई नाम दिया। यहाँ से एक सोर्स है जो यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल को वो ऑसिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, वो उसको ऑसिलेट करता जा रहा है, उसके कारण वेव फॉर्म्स बन रही हैं। जो वेव फॉर्म्स बन रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कभी डिफरेंट नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली बात हमने ये याद रखनी है कि जब भी ये जितनी भी वेव फॉर्म्स यहाँ बनेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों वेव फॉर्म्स के अंदर हम एक चीज लिखेंगे, F1 विल बी इक्वल टू F2, F1 विल बी इक्वल टू F2, T1 इज इक्वल टू T2,
T1 इज इक्वल टू T2, मतलब इस मीडियम में और इस मीडियम की बात हो रही है आपस में, तो दोनों मीडियम्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो F1 इज इक्वल टू F2, T1 इज इक्वल टू क्या, T2, ठीक है, T1 इज इक्वल टू T2, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी डिफरेंट क्यों होगी? आपको मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है स्ट्रिंग वेव्स के केस में? अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर कट दिखाई दे रहा है हमें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब मैंने लिख दिया टी अपॉन म्यू, तो इसका मीनिंग ये हो गया टी अपॉन म्यू लिखने के बाद कि जिसका म्यू ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका म्यू ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, इसलिए v1 विल बी लेस देन v2, v1 विल बी लेस देन v2, ये हमने लिख दिया। उसके बाद मैं एक फॉर्मूला और लिखूंगा किसका, लैम्डा के बारे में जरा बात करते हैं। लैम्डा की क्या क्या रिलेशन है लैम्डा का? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है वी टी, v इंटू टी। आपने याद रखना है फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको, लैम्डा अपॉन टी इज इक्वल टू वी होता है। कैसे याद रखते हैं वो प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया भी है कि याद रखने का तरीका क्या है। लैम्डा इज इक्वल टू वी टी जब मैंने लिख दिया तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे T1 और T2 तो आपके बराबर हैं। इसका मतलब जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा, इसलिए आपने क्या लिखा कि लैम्डा 1 विल बी लेस देन लैम्डा 2। एक और चीज़ हमें यहाँ क्लियर कट नजर आ रही है। तो ये बातें बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये इसके रिलेशन बनेंगे। मीडियम चेंज करने से कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, हेंस आपका टाइम पीरियड चेंज नहीं करता। अब इस बात को जरा अंडरस्टैंड करें कि ये क्या बोला मैंने। इस बात की ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं करती, फ्रीक्वेंसी चेंज इसलिए नहीं करती बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोर्स। आप जो एक पार्टिकल को मूवमेंट दे रहा है, कोई भी आपका सोर्स जो फर्स्ट पार्टिकल को मूवमेंट देता है, वो तो अपनी मूवमेंट देता जा रहा है, तो मूवमेंट उसकी देने, मीडियम के चेंज करने से उसकी मूवमेंट पे कैसे असर पड़ेगा? तो वो तो पड़ नहीं सकता, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। हेंस 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड होता, तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। बट आपकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है म्यू पे, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। और साथ साथ में आपका जो आपका लैम्डा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, इसलिए लैम्डा, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो अल्टीमेटली आपका लैम्डा भी चेंज होगा। इसीलिए मैंने यहां पे लैम्डा थोड़ा इसका बड़ा भी दिखाया है, आप ये देख सकते हो, ठीक है, लैम्डा इसका थोड़ा बड़ा भी दिखाया है। अब आप जरा इसमें ध्यान देना, मैं इसके एम्पलीट्यूड्स के रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं कि एम्पलीट्यूड्स के क्या रिलेशन आएंगे, वो उसको देखो किस तरह से मैं लिखूंगा। ए आर इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। ऑब्वियसली AI हमें मालूम होगा जो हमारी इंसिडेंट वेवफॉर्म की एम्पलीट्यूड होगा, और इसी तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेवफॉर्म AT इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 AI। तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए, इनकी डेरिवेशंस भी हैं बट हम नहीं कर रहे अभी। मेरे को लगता है कि इतने आप इसके फॉर्मूलाज को याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी। तो आप ये 2 फॉर्मूलाज हैं, इसके बेसिस पे हम कुछ और भी बातें करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूं कि अगर हम रेयरर टू डेंसर मीडियम की बात करेंगे, अभी तो हम डेंसर टू रेयरर मीडियम की बात कर रहे थे, अगर मैं रेयरर टू डेंसर मीडियम की बात करूं तो उसके अंदर क्या होगा उसको भी ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि चेंजेस क्या होंगी, उसको समझते हैं ज़रा अच्छे से। यहां पे एक बात पहले और बताओ, जो रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म है आपकी, ठीक है, आपकी जो ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म है वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, इसका मतलब, नेगेटिव नहीं होने का मतलब कि जैसे यहां पे वेव फॉर्म है उसी शेप की वेव फॉर्म यहां बनेगी। मतलब जैसे इसका ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखाई दे रहा है तो इसका भी पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखाई देगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दिखाई देगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव वेव की बात जरा करें, ये वाली AR की बात करें तो यहां पे क्या दिख रहा है? V2 माइनस V1। आप बताओ V2 बड़ा है कि V1? V2 बड़ा है इन केस ऑफ क्या? V2 बड़ा है किसके केस में? V2 बड़ा है आपका जब हम डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहे हैं तो आपका V2 जो है वो V1 से बड़ा है, इसलिए V2 माइनस V1 हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये भी ऊपर की तरफ ही वेव फॉर्म बनेगी। ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो क्योंकि यहां पे नेगेटिव केस हो नहीं सकता। लेकिन जब हम अभी नेक्स्ट केस में बात करेंगे, जब रेयरर टू डेंसर मीडियम की बात करेंगे, तो वहां पे आपका V2 जो है वो कम होगा V1 से, तो इसलिए वहां पे नेगेटिव आंसर आएगा। हैंस वहां पे जो वेव फॉर्म बनेगी, मैं उसकी शक्ल बना रहा हूं, आप जरा ध्यान देना उस पर भी, ठीक है। उसको किस तरह से हम दिखाएंगे उसको जरा ध्यान देना है आपने। देखो अभी देखो किस तरह से हम सेम वेव फॉर्म यही वाली है, लेकिन रेयरर टू डेंसर की बात कर रहे हैं। देखना, जब मैं रेयरर टू डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं तो देखो मैंने ये जो डायग्राम बनाई है इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। वेवलेंथ मैंने ज्यादा बनाई है, यहां पे ये μ1 है,
यहाँ पे जो ये μ1 है, एक मिनट, डेंसिटी ज़्यादा हो गया, देखो ये आपका μ1 जो है वो ये, और ये μ2 है। इस बार आपका μ1 जो है वो कम है किससे, μ2 से, ये तो हमें दिख रहा है। μ1 कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी फिर से लिख देता हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी तो दोनों की बराबर होगी, टाइम पीरियड दोनों का बराबर होगा। इस बार आपकी जो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो जिसका म्यू ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका म्यू ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम। इस बार v1 जो है वो बड़ा होगा v2 से, क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। v1 जो है वो बड़ा होगा म्यू v2 से। फिर उसके बाद अच्छा डायरेक्शंस भी बना लो, ये इधर जा रही है, ये वेव फॉर्म इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। ये वाली वेव फॉर्म आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म है, ये वाली वेव फॉर्म आपकी इंसिडेंट वेव फॉर्म है, ये वाली वेव फॉर्म आपकी ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म है। ये छोटी छोटी बातें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। ये सेम हमने यहाँ पे भी बनाया था ऊपर, ठीक है। ये वाली वेव फॉर्म वापस आ रही है, इधर मैंने एरो नहीं बनाया, आप बना देता, ये यहाँ बनाओ, इसको भी हम शो करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो ये आगे आपका इस तरह से। बाकी यहाँ पे आपको जो चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन की थी, इसी तरह से λ1 भी जो है वो ज़्यादा होगा किससे, λ2 से। दिखाया भी है, लैम्डा दिखाई दे रहा है सामने सामने कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। वेव फॉर्म में मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया हुआ है, क्लियर। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें देखने वाली मिलेगी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आपका ए आर होगा वो नेगेटिव आएगा। एज v1 इज ग्रेटर देन, आपका ए आर किसके बराबर है, ए आर इक्वल टू है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2, v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू इंटू ए आई, ये आपका फॉर्मूला ए आर का। एज v1 इज ग्रेटर देन v2, ए आर विल बी नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ है ये ए आर, ठीक है। तो ये ए आर विल बी नेगेटिव, ये इसमें ये बात हमने समझनी थी, ठीक है। और हमारा जो ए टी का फॉर्मूला है, जो ए टी का फॉर्मूला है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए चाहे डेंसर टू रेयर हो, रेयर टू डेंसर हो, वो हमेशा एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमने इसमें अंडरस्टैंड की, क्या रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। एक बात और हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं, एक तो अब मैं एक रिजिड स्पोर्ट अगर उसके साथ इसको ज्वाइन करूं, मतलब आप एक स्ट्रिंग अपने हाथ में पकड़ लो और उसको दीवार के साथ कनेक्ट कर दो, तो उसके बाद क्या होगा उसको हम थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ, दैट इज ओनली रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन भी थी और ट्रांसमिशन भी थी, लेकिन अब हम आगे जो बात करेंगे इसको आप रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, इसको जब आप डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हो, लाइट वेव्स के केस में आपने ये पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अभी आप सिर्फ एक चीज़ और देख लो क्या मैं कह रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की क्या बात करेंगे कि अगर आपका जो स्ट्रिंग है, इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद, एक स्ट्रिंग है आपका, ठीक है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद, ये एक कनेक्टेड है एक सॉलिड स्पोर्ट, रिजिड स्पोर्ट के साथ। अगर ये रिजिड स्पोर्ट के साथ कनेक्टेड है तो देखो ऐसे कनेक्टेड है, और हमने यहाँ पे अगर एक वेव फॉर्म क्रिएट की, अगर हमने यहाँ पे एक वेव फॉर्म यहाँ पे क्रिएट की, तो अल्टीमेटली उसका क्या होगा वो मैं आपके साथ बात करूँगा। कि यहाँ पे आपने एक वेव फॉर्म बनाई, ठीक है, ये जो वेव फॉर्म आपने बनाई, इस वेव फॉर्म के कारण अब जब ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो जब इसकी यहाँ पे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगी ना, उस रिफ्लेक्शन में ये वेव फॉर्म उल्टी हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है, इट इज़ ऑल्सो लाइक, यहाँ पे जो मीडियम है हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, इतना ज़्यादा डेंस है कि ट्रांसमिशन तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ट्रांसमिशन नहीं होगी, लेकिन रेयरर टू डेंसर मीडियम में आपको ये मालूम है कि रिफ्लेक्शन जो होती है वो हमेशा उल्टी तरफ आती है। आप इसमें कैलकुलेशंस कर भी सकते हो कि आपका इतना डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम होगा तो वेलोसिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम होगी। यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि म्यू2 जो है वो लगभग क्या है, वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, देखो ये आपका मीडियम हो गया रेयरर, यहां आ गया डेंसर, ठीक है। यहां पे डेंसर मीडियम है और ये बहुत ज्यादा डेंस है, इन्फिनाइट डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस। जब बहुत ज्यादा डेंस होगा तो आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हो, यहां पे ये वाला ए आर का फॉर्मूला लगाओ। ए आर के फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो V2 है वो बहुत कम है, V2 जो है वो बहुत कम है, बिकॉज जो म्यू2 है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए V2 बहुत कम होगा, इसलिए आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म आएगी वो उल्टी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में आएगी। मैं आपको इसकी डायग्राम्स अलग से बना के देता हूँ, ठीक है। उसकी डायग्राम्स हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की उठाते हैं, वहाँ से आपको ये डायग्राम्स देख लेना इसकी, ठीक है। और ये आपकी कौन सी स्पोर्ट है, दिस इज रिजिड स्पोर्ट, ये याद रखना, दिस इज रिजिड स्पोर्ट, रिजिड स्पोर्ट ही लिख लो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी के कारण ए आर आपको नेगेटिव, ए टी के बारे में बात करो, ए टी V2 बहुत कम,
V2 बहुत कम होने की वजह से, ठीक है, V2 बहुत कम होने की वजह से अल्टीमेटली आपका क्या होगा, AT बहुत कम होगा, AT ट्रांसमिशन होगी ही नहीं, AT ट्रांसमिशन होगी नहीं, तो इसलिए ये बिल्कुल आपका यहाँ पे ये आ गया। मैं उसकी डायग्राम देता हूँ आपको, बस ये बात आपकी याद रखने वाली, ये डायग्राम पे ज़रा फोकस करो। देखो क्या, ये वेवफॉर्म आ रही है, यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से ये वेवफॉर्म आई, यहाँ पे इसको टक्कर बजी, ये देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे बजी, फिर थोड़ी देर के लिए ये बिल्कुल कुछ नहीं रहा, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुई, ये मोमेंट्स हैं सब, ये कोई टाइम के लिए नहीं हो रहा, जस्ट एक मोमेंट के लिए ये बिल्कुल वेवफॉर्म यहाँ कुछ भी नहीं रहा, और अल्टीमेटली ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, और उसके बाद जब रिफ्लेक्शन हुई तो ये उल्टी डायरेक्शन में वापस आई, ये उल्टी डायरेक्शन में वापस आई, ये याद रखना है आपने मेनली, लेकिन मैं आपको प्रूव करके भी बता रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ, वो आप इन फॉर्मूला से देख के भी बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप देख सकते हो। आप देखो ये बन गया। उसके बाद दूसरी स्पोर्ट जो है आपकी दूसरी तरह की, ये बिल्कुल इस तरह की है कि एक रॉड है, एक रॉड के ऊपर एक रिंग है ये, और इस रिंग के साथ ये थ्रेड कनेक्टेड है, इस रिंग के साथ, ठीक है, ये मतलब फिक्स्ड स्पोर्ट नहीं है। अब यहां पे देखना, यहां पे क्या है, दिस इज वेरी रेयर मीडियम, दिस इज अ वेरी रेयर मीडियम। यहां पे म्यू टू की वैल्यू बहुत 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 कम है, किससे, म्यू वन से। जब म्यू टू की वैल्यू बहुत कम होगी म्यू वन से, तो V2 जो है क्या होगा, V2 जो बहुत बड़ा होगा किससे, V1 से, V2 की वैल्यू बहुत बड़ी होगी V1 से। ट्रांसमिटेड वेव की अगर हम बात करें, जो ट्रांसमिटेड वेव आई, तो ट्रांसमिटेड वेव में आपको AR किसके बराबर आएगा, AT। देखो ये V1 तो बहुत छोटा है, तो 2V2 अपॉन V2 क्या बनेगा, V1 को निगलेक्ट कर दो, V1 को निगलेक्ट करते ही 2V2 अपॉन V2 किसके बराबर आ गया, ट्वाइस AI। तो ट्वाइस AI मतलब जितना इसका एम्पलीट्यूड है ना, उससे डबल टाइम्स ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये याद रखना आपने। यहां पे ट्रांसमिशन होगी, यहां पे ट्रांसमिशन जीरो है, यहां पे AT की वैल्यू जीरो है, ये याद रखना आप, और जो AR है वो नेगेटिव है। ये यहां पे दो बातें हमें देखने को मिलती हैं, और ये कहां से आपने ये दोनों बातें कहां से प्रूव करनी है, जो AT और AR के फॉर्मूले हमने ऊपर लिखे। यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे जब ये आगे आया, मैंने आपको क्या बताया कि ये बहुत ज्यादा रेयर मीडियम हो गया, ठीक है, और रेयर मीडियम होने के कारण V2 जो है वो बहुत बड़ा है किससे, V1 से। V2 बहुत बड़ा होने के कारण आपका अल्टीमेटली जब इस फॉर्मूले में, ट्रांसमिशन वाले फॉर्मूले में ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, V1 बहुत कम है, इसलिए V2 कैंसिल करके ट्वाइस AI के बराबर आएगा। तो आपने ये एक इधर से सिंपली प्रूव किया क्या, कि जब ऐसी वेवफॉर्म आती है तो ये जो रिंग है ना, ये डबल टाइम ऊपर जाएगी, ये जो रिंग है ये डबल टाइम ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना, डबल एम्पलीट्यूड के साथ, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये रिंग 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी जब इधर टकराएगी, ठीक है। लेकिन टकराने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड करेगी, तो उस समय देखो जरा क्या आंसर आता है। रिफ्लेक्शन करेगी तो V2 बहुत बड़ा है किससे, V1 से, इसलिए आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और आंसर पॉजिटिव आएगा। और आप देख सकते हो V1 को आप निगलेक्ट कर दो, V1 को आप निगलेक्ट कर दो, V2 अपॉन V2 1 हो गया, इसलिए AR इक्वल टू AI आएगा। तो मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड में चेंज यहाँ, मतलब AR के एम्पलीट्यूड में चेंज यहाँ पे भी नहीं आता, AR के एम्पलीट्यूड में चेंज यहाँ पे भी नहीं आता, ठीक है, AR के एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आता। ये रिंग डबल एम्पलीट्यूड से ऊपर क्यों जाएगी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये क्लियर की कि नेगेटिव आंसर यहां नहीं आएगा, इसलिए जो वेव फॉर्म वापस जा रही है वो देखो ऊपर की तरफ उसका AI है, यहां पे जो है वो नीचे की तरफ है, यहां पे ऊपर की तरफ है आपका A, ठीक है, AR बोलो इसको, ठीक है। तो AT जो है उसके कोई सिर्फ इतना सा सिग्निफिकेंस है कि वो इस रिंग को डबल एम्पलीट्यूड के साथ ऊपर धक्का देगा। तो ये छोटी सी बातें जो हमने अंडरस्टैंड करनी थी यहाँ पे वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आगे हम अब यूज़ करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स के कॉन्सेप्ट में हम इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, सुपरपोजिशन और ये सब मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे किसको लेके, स्टैंडिंग वेव्स को लेके बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा न्यूमेरिकल उससे पहले हम कर लेते हैं जिसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया आपको, दैट इज़ ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें मैं इस तरह से बताता हूँ आपको जल्दी से। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एक मीडियम लिया है, एक डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, एक वेव फॉर्म ट्रेवल कर रही है जिसको मैंने YEI की आपको इक्वेशन भी दे दी, ठीक है। वो यहाँ से एक वेव फॉर्म यहाँ से जा रही है जिसका आपको एम्पलीट्यूड 5 है, वो आपको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड 5 आपको गिवन है, ठीक है। ये वेव फॉर्म -kx, इसका मतलब यहाँ की तरफ ट्रेवल कर रही है, ये सब हमें गिवन है, ठीक है। अब हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, YT और YR आप निकालना चाहते हो। YT और YR आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बड़े आराम से देखना ज़रा हम किस तरह से निकालेंगे। उसको निकालने के लिए आपको म्यू और 4 म्यू यहाँ दिया है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी v मान लूँ, ठीक है, और v इज इक्वल टू क्या है, v किसके बराबर है, v इज इक्वल टू है √T/μ
ध्यान देना प्लीज़, ठीक है। ये हो गया आपका V1, ठीक है, इसको आप V2 मान लो। चलो V2 इक्वल टू क्या बन गया, T अपॉन म्यू। तो V1 किसके बराबर हो गया, इसको मैं V लिख देता हूँ, इक्वल टू V2 इक्वल टू V मान लिया जिसकी ये वैल्यू है। और V1 किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ T अपॉन 4 म्यू। और आप कैलकुलेशन करके देखो ये किसके बराबर आया, V/2 के। किसके बराबर आया, V/2 के। V1 और V2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप इसके आगे कैलकुलेशंस जब करोगे तो किस तरह से करेंगे, देखो ध्यान से। क्या A किसकी वैल्यू, AT किसके बराबर आएगा, A ट्रांसमिशन किसके बराबर आएगा, 2 इंटू V डिवाइडेड बाय V प्लस V/2, फॉर्मूला लगाओ, V1 प्लस V2 इंटू AI आपको 5 गिवन है, ठीक है, 5 गिवन है। और यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 2V डिवाइडेड बाय 3/2V ऐसा हो गया ये, इंटू 5 इक्वल टू क्या बन गया, 20/3 वैल्यू आ गई किसकी, AT की। 20/3 वैल्यू आ गई AT की। जैसे ही 20/3 वैल्यू आई AT की तो मैंने लिख दिया YT, देखना आपको आएगा समझ। YT इक्वल टू क्या बन गया, 20/3, देखना ध्यान से आपको समझ आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस KX, साइन ओमेगा टी माइनस KX, ये आपकी इक्वेशन बन गई इसकी। माइनस KX क्यों, क्योंकि अभी भी ये ट्रांसमीटर निकाली, ट्रांसमिटेड वाली भी तो ऐसे ही जाएगी, आगे ऐसे ही जाएगी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फिर अब क्या निकालना चाहते हो आप, AR कैसे निकालोगे, V2 माइनस V1। V2 कितना है, V2 है V माइनस V/2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, यानी कि 3V/2 इंटू 5 इक्वल टू V/2 इंटू 2/3V इंटू 5 इक्वल टू क्या बन गया, इक्वल टू बन गया आपका 5/3, इक्वल टू क्या बन गया, 5/3, ठीक है। और आप एक चीज़ और नोट करना, मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि AT इक्वल टू AR प्लस AI आना चाहिए, आया या नहीं। AT इक्वल टू, ये वाला AT इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, AT इक्वल टू AR प्लस AI आना चाहिए। आ रहा है वो, चेक करो आप। AI 5 है और ये कितना है, AR कितना है, AR है आप AI आपका 5 है, और AR जो है वो कितना निकाला आपने, 5/3। तो 5 + 5/3 करोगे तो 20/3 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और इसकी इक्वेशन जब लिखोगे आप YR, तो YR इक्वल टू क्या आएगा, 5/3 साइन ओमेगा टी प्लस KX। ये प्लस KX क्यों आया, क्योंकि अब जो वेव फॉर्म आपकी रिफ्लेक्ट करेगी वो तो इस डायरेक्शन में जाएगी, वो तो इस डायरेक्शन में जाएगी। जब इस डायरेक्शन में जाती है नेगेटिव X डायरेक्शन में, तो हम उसको प्लस KX लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको मैंने इसमें बात बतानी थी। आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम होता, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम होता तो रिफ्लेक्टेड के केस में एक और चेंज आती है, आपने +π और लिख देना होता है, ये याद रखना। अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम होता, ये अपने पास इतनी छोटी सी बात नोट करके रखना कि प्लस यहाँ नहीं करना +π कब करना, अगर YR के केस में हमेशा करना है, क्योंकि आप तो सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालते हो ना। इक्वेशन लिखते टाइम आपने +π और करना है, क्योंकि वो मुझे मालूम है वहाँ पे वेव फॉर्म उल्टी हो जाती है जब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाता है। जब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगा तो उल्टी हो जाती है वेव फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए वहाँ +π है, उसको कहते हैं पाई का फेज शिफ्ट है, पाई का फेज शिफ्ट है। पाई का फेज शिफ्ट का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे ये मैं आपको वेव फॉर्म बता रहा हूँ, ये एक वेव है और ये एक वेव है, ठीक है। तो इन दोनों वेव फॉर्म को तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से उल्टी हैं, लेकिन हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई का है, ठीक है। तो इसलिए मुझे मालूम है कि जिस समय वेव रेयरर टू डेंसर जाती है, यहाँ तो डेंसर टू रेयरर गई है, लेकिन जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो वेव फॉर्म उल्टी हो जाती है। इसलिए उल्टी होने का मतलब होता है कि उसमें पाई का फेज शिफ्ट आता है। यहाँ पाई नहीं लिखना है, ये गलती नहीं कर देना, यहाँ पाई नहीं लिखना है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा होगा, क्या अगर कभी ऐसा होगा कि आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि वहाँ पे रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो क्वेश्चन करने का मेथोडोलॉजी यही है। लेकिन सिंपली आपने जब इक्वेशन लिखनी है तो उसमें पाई और ऐड करना है, इतनी बात का ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच।